Hello everyone, welcome back to the part 2 of library cataloging lesson 1 theory. So हम कहाँ पर थे? हम कर रहे थे need and purpose of library catalog. So library catalog एक finding list होती है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रेस कर आइडेंटिफाई मतलब कौन सी बुक चाहिए, उसकी लोकेशन को ट्रेस करते हैं एक लाइब्रेरी में और फिर उस रिसोर्स तक पहुंच जाते हैं. एक्चुअली यूज़र करता है ये सारा काम, इसलिए हम कैटलॉग बनाते हैं. तो इसका जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है लाइब्रेरी कैटलॉग को बनाने का वो है लोकेट एंड आइडेंटिफाई द बिब्लियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ द बुक इन अ लाइब्रेरी. क्या होता है कि जो ऑब्जेक्टिव है यानी लाइब्रेरी कैटलॉग बनाने का उद्देश्य क्या था कि लाइब्रेरी कैटलॉग से यूज़र क्या कर पाएगा, लोकेट कर पाएगा और आइडेंटिफाई कर पाएगा कि उसे कौन सी बिब्लियोग्राफिकल फीचर्स चाहिए एक बुक का. यानी एक बुक में जब हम कैटलॉग बनाते हैं तो बिब्लियोग्राफिकल फीचर्स को ऐड करते हैं. बुक का कैटलॉग जब हम बनाते हैं तब हम बिब्लियोग्राफिकल फीचर्स उसमें ऐड करते हैं. तो लाइब्रेरी में जब वो कैटलॉग सर्च करेगा फिर वो बुक तक जाएगा तो वो सिलेक्ट कर पाएगा कैटलॉग से ही कि उसे किस पर्पस के लिए सिलेक्ट करनी है बुक. स्टडी के लिए करनी है, सर्च के लिए करनी है या रिक्रिएशनल पर्पस के लिए करनी है. तो लाइब्रेरी कैटलॉग में लाइब्रेरी कुछ सर्टेन बिब्लियोग्राफिकल फीचर्स होनी ही चाहिए उस मटेरियल के. तो उसमें हम क्या क्या करते हैं ये देखिए. हम उसमें लिखते हैं नेम ऑफ द ऑथर, टाइटल, एडिशन, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन. एक बुक ली हमने, उसमें ये सारी चीज़ों को, ये एक्सट्रिंसिक क्वालिटीज़ होती हैं बुक की, उसको हम क्या करते हैं कैटलॉग कार्ड में लिखते हैं. ये बिब्लियोग्राफिकल फीचर्स होते हैं, इनको हम कैटलॉग कार्ड में लिखते हैं. तो यूज़र कैटलॉग कार्ड से ही पता कर लेगा कि उसे कौन सी बुक चाहिए. लोकेट एंड आइडेंटिफाई, पहले एक्चुअली आइडेंटिफाई होता है फिर लोकेट होता है. ठीक है. तो नेम ऑफ द ऑथर, टाइटल, एडिशन, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिशर्स नेम, डेट ऑफ पब्लिकेशन, नंबर ऑफ पेजेस, वॉल्यूम. वॉल्यूम एक्चुअली बेसिकली आपको बहुत इन्फॉर्मेशन देती है अगर आपकी बहुत सारे जब मोटी मोटी किताबें होती है ना तब. इलस्ट्रेशन, साइज, कंटेंट एक्सेट्रा. एडिशन भी कि लेटेस्ट एडिशन से आप पढ़े तो आपको पता रहेगा. फिर प्लेस मतलब पब्लिकेशन डेट जो है वो भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट रहती है कि आप न्यूली पब्लिश्ड बुक से ही पढ़ें तो आपको ज़्यादा आइडिया रहेगा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन का. अब ये सारी क्वालिटीज़ हमें क्या करती है, सिलेक्शन ऑफ बुक में हेल्प करती है जिससे वो यूज़फुल रहेंगी फॉर. सो इन द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग यूज़र क्या कर सकता है, डिस्टिंग्विश कर सकता है कि उसे किस टाइप का मटेरियल चाहिए. जो भी उसके माइंड में है कि मुझे इस टाइप का मटेरियल चाहिए, इस टाइप की बुक चाहिए, तो वो आइडेंटिफाई एंड लोकेट कर सकता है बाय दिस एक्सट्रिंसिक क्वालिटीज़ जो हमने एक बुक की लाइब्रेरी कैटलॉग में रिटर्न यानी लिख रखी थी. सेकेंड जो ऑब्जेक्ट है इसका कि library catalog helps in rapid location of a particular item or a group of items. The location in the shelves of each specific volume is made possible jointly by the catalog and the system of classification followed. क्या होता है, क्लासीफायर जो होता है सारी बुक्स को शेल्फ करता है एक ऑर्डरली मैनर में शेल्फ्स के ऊपर. जैसे आपकी बहुत सारी वॉल्यूम बुक्स है तो वो लाइब्रेरी में शेल्फ भी इसी तरीके से होंगे, वॉल्यूम 1, 2, 3, 4, और कैटलॉग्स भी उनके ऐसे ही रखे जाएंगे. कैटलॉग का वॉल्यूम 1 का कैटलॉग 2, 3, 4 एंड सो ऑन. इस तरीके से लाइब्रेरी कैटलॉग और लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन साथ में भी वर्क करते हैं. तो रैपिड लोकेशन यानी हमें क्विकली सारी वॉल्यूम्स की लोकेशन तुरंत ही मिल जाती है. थर्ड जो पर्पज़ है लाइब्रेरी कैटलॉग का, उसमें हम ग्रुप helps to group books together by author, translator, subject, etc. एक लाइब्रेरी कैटलॉग से पर्टिकुलरली अल्फ़ाबेटिकल कैटलॉग जो है उससे यूज़र को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है किसके ऊपर, एक गिवन ऑथर के ऊपर एज फार एज दे एग्जिस्ट इन द लाइब्रेरी. मतलब जितना भी कंटेंट एक ऑथर के ऊपर अवेलेबल होगा वो सारा इकट्ठा रखा जाएगा. एक ट्रांसलेटर का होगा, उसके कैटलॉग सारे इकट्ठे रखे जाएंगे. फिर
एक सब्जेक्ट के कैटलॉग सारे एक लाइन में रखे जाते हैं। तो इससे यूज़र को पता चल जाता है कि इस ट्रांसलेटर ने इतने इतना वर्क किया है और ये सारे कैटलॉग बताएंगे कि उनकी लोकेशन कहाँ पर है लाइब्रेरी के अंदर। सो दैट्स हाउ कैटलॉग सर्व्स इट्स पर्पस। ऐसे वो अपना पर्पस सर्व करता है एक लाइब्रेरी में, बाय बीइंग द की टू ऑल द बुक्स एंड रिसोर्सेज ऑफ लाइब्रेरी। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। अभी जो हमने पढ़े वो क्या थे, नीड एंड पर्पस थे। नीड एंड पर्पस लाइब्रेरी कैटलॉग के हमें क्यों चाहिए, क्या क्या काम करता है ये। अब ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य क्या थे इसको बनाने के, या जब बन गया तो क्या फॉलो कर रहा है उद्देश्य इसके। तो चार्ल्स एमी कटर, C.A. कटर का फुल नेम है, जो 1837 में बॉर्न हुए थे और 1903 में उनका डिमाइस हो गया। उन्होंने पब्लिश किया था रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग इन 1876। It was observed that the observation can still be recognized in modern definitions। तो उन्होंने जो तब के टाइम पर ये जो पब्लिश करे थे रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग, वो अभी भी वैलिड है। इन मॉडर्न डेफिनेशंस में भी वो अभी भी काम आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने क्या बताए थे कि एक पर्सन कैसे फाइंड कर सकता है अपनी बुक को, जब 3 में से एटलीस्ट एक चीज़ उसे नोन हो। ऑथर को जानता हो, मतलब नेम पता हो, या तो वो टाइटल जानता हो डॉक्यूमेंट का, या फिर वो सब्जेक्ट जानता हो। नेक्स्ट, जो इन्फॉर्मेशन हमारे इंस्टीट्यूट या लाइब्रेरी में अवेलेबल है तो उसको वो कैसे पहचानेगा, या तो वो गिवन ऑथर से पहचानेगा, या वो गिवन सब्जेक्ट से पहचानेगा, या फिर वो किस टाइप का लिटरेचर है उससे पहचानेगा। नाउ टू असिस्ट इन द चॉइस ऑफ बुक, अब वो बहुत सारी उसे बुक्स मिल गई कि ये वाली मेरे सब्जेक्ट पे है, ऑथर पे है, और ये काइंड ऑफ लिटरेचर मेरे को चाहिए, तो इसमें कौन सी बुक को वो चूज़ करे। तो वो एक तो एडिशन पे आता है जो हमें बिब्लियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती है कि लेटेस्ट एडिशन कौन सा है, ओल्ड एडिशन कौन सा है, और दूसरा उसका कैरेक्टर, लिटरेरी या टॉपिकल। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो डिस्क्राइब करता है कि ऑब्जेक्टिव, द फाइंडिंग ऑब्जेक्टिव्स, कि किस तरीके से हमारे ढूंढने के उद्देश्य पूरे हो रहे हैं। दूसरा जो है को लोकेटिंग ऑब्जेक्ट्स, कि हम उसे कैसे लोकेट कर पा रहे हैं। तीसरा जो पॉइंट होता है वो बोलता है सिलेक्शन, यानी सिलेक्टिंग ऑब्जेक्टिव, कि किस तरीके से ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है। तो C.A. कटर्स के ये जो गोल थे, ये जो ऑब्जेक्टिव्स थे, ये अभी भी वैलिड है मॉडर्न डेफिनेशंस के लिए। उन्होंने कैसे समराइज किया है सारी चीज़ें वो भी हम पढ़ लेते हैं एक बारी। फॉर ऑब्जेक्टिव्स 1A एंड 2A, यानी 1 का A ये रहा और 2 का A ये रहा। वी नीड ऑथर एंट्री विद द नेसेसरी रेफरेंस। जब हम कैटलॉग बनाते हैं ना तो मेन एंट्री होती है, फिर जब हम उसकी एडिशनल एंट्रीज बनाते हैं यानी एडेड एंट्रीज बनाते हैं तो उसमें एक एडेड एंट्री बनती है ऑथर एंट्री। तो वो 1A और 2A में हमें रिक्वायर्ड होगी। जब हम ऑथर एंट्री कैटलॉग बनाएंगे ना तो ये हमें हेल्प कर पाएगा 1A और 2A जैसे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए। फॉर 1B वी नीड टाइटल एंट्री और टाइटल रेफरेंस। जब 1B क्या है, इसमें हमें टाइटल पता होना चाहिए, यानी यूज़र को जब टाइटल पता होगा तो जब हमारी टाइटल एंट्री की कैटलॉग एंट्री बनी होगी तभी तो यूज़र आइडेंटिफाई कर पाएगा ना, फुलफिल कर पाएंगे हम ये सारे ऑब्जेक्टिव्स। तो 1C और 2B के लिए वी नीड सब्जेक्ट एंट्रीज, क्रॉस रेफरेंस एंट्रीज एंड क्लास्ड सब्जेक्ट टेबल्स। फिर 2C, ये अभी आपको इतना नहीं समझ आ रहा क्योंकि अभी हमने सारे कैटलॉग कार्ड्स नहीं बनाए एडेड वाले, तो यू कैन लीव इट, पर आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। आप एक बार ही पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। 2C के लिए फॉर्म एंट्रीज होनी चाहिए, लैंग्वेज एंट्री होनी चाहिए, किस लैंग्वेज में वो बना हुआ है या किस फॉर्म में लिखा गया है वो 2C के लिए आपको चाहिए। इसके आपको कैटलॉग एंट्रीज बनानी पड़ेंगी। तो आप देख रहे हो कि मेन एंट्री के साथ आपको कितनी अलग अलग एडेड एंट्रीज बनानी पड़ रही हैं, ठीक है। फिर डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने अपने क्लासिफाइड कैटलॉग में क्या बताया हुआ है कि एक हैज़ ट्रीटेड लाइब्रेरी कैटलॉग एज अ टूल। उन्होंने बताया कि लाइब्रेरी कैटलॉग एक टूल है और उन्होंने
एम्फोसाइज किया है द पर्पस ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग शुड बी टू, कि लाइब्रेरी कैटलॉग का पर्पस क्या होना चाहिए, डिस्क्लोज टू एवरी रीडर हिज अ डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट है वो डिस्क्लोज हो, यानी डिस्क्लोज का मतलब होता है क्लोज, तो ये हो गया, अब डिस्क्लोज मतलब इसको ऑपोजिट, तो हर रीडर को अपना एक डॉक्यूमेंट मिले, उस तक वो पहुंच पाए, उसके लिए वो ओपन रहे, ये होता है डिस्क्लोज का मतलब। फिर सिक्योर फॉर एवरी डॉक्यूमेंट इट्स रीडर, हर एक डॉक्यूमेंट को, मतलब हमारे पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए लेटेस्ट एडिशन के, यूज़फुल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो उसके पास खुद का रीडर आए, वो हम सिक्योर करें, सिक्योर मतलब मेक श्योर करें कि हर डॉक्यूमेंट के पास अपना एक रीडर हो, और जो डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है जिसकी नीड नहीं होती है, हम उसे रीड आउट कर देते हैं। सेव द टाइम ऑफ अ रीडर फॉर दिस पर्पज़, अब इतनी बड़ी लाइब्रेरी है तो हमें टाइम सेव करना है, तो लाइब्रेरी कैटलॉग का एक मेन फंक्शन ये है कि उसे सेव करना होता है रीडर का एंड टाइम ऑफ द स्टाफ, कि लोकेशन ऑफ द बुक ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे। दैट इज़ वन ऑफ द पर्पज़ ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग अकॉर्डिंग टू डॉक्टर S.R. रंगनाथन। ये कुछ डिक्शनरी इंटेक्स क्वेश्चंस है, ये आप खुद कर लीजिएगा, पीछे इनके आंसर्स अवेलेबल होते हैं बुक में, तो यू कैन चेक फ्रॉम हियर ऑल्सो। नाउ फाइनली अब हम करेंगे फंक्शंस ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। फंक्शंस के बाद वी हैव द समरी। फंक्शंस भी आते हैं, आई गेस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो यू नीड टू रिमेंबर ऑल 8 ऑफ देम। सबका आप एक बेसिक मतलब जान लीजिए, यू कैन राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज, वर्ड टू वर्ड याद करने की कोई नीड इतनी होती नहीं है। अगर आपका 7 to 8 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आया है तो मेक श्योर यू राइट अबाउट 4 to 5 और मतलब 5+ पेजेस आप लिख कर आए। अगर आप नहीं लिख रहे हैं 4 to 5 एवरेज होता है, पर 6 अगर आप 6 तक पहुंच रहे हैं तो बहुत अच्छा आंसर होता है। ऐसा नहीं है कि उसमें आप कुछ भी लिख कर आ रहे हैं, बट राइट जेन्युइन कंटेंट, गुड कंटेंट, वरना जो मार्क्स मिल रहे होंगे वो भी नहीं मिलेंगे। फंक्शंस ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग से हम स्टार्ट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लिबिट्स्की द बेसिक फंक्शंस ऑफ कैटलॉग आर the accurate and speedy determination of whether or not an item known by author or title is in its the collection or in the library, and if so where it may be found। तो उन्होंने बताया, लिबिट्स्की ने बताया कि बेसिक फंक्शन कैटलॉग का क्या होना चाहिए कि एक्यूरेट और स्पीडी डिटर्मिनेशन करवाए कि ये वाला आइटम यहाँ पे लाइब्रेरी के कलेक्शन में अवेलेबल है या नहीं है, और अगर है तो कहाँ मिलेगा। फिर वट मटीरियल्स लाइब्रेरी कंटेन अपॉन, क्या क्या लाइब्रेरी में है गिवन सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट के अंदर स्पेसिफिक, और वो कहाँ पे मिलेगा, और उससे रिलेटेड वन अनदर से चीज़ें कहाँ मिलेगी, उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है। अब हम फर्दर इसको कैसे स्टेट कर सकते हैं कि इसके हमने 8 फंक्शन डिवाइड कर रहे हैं, तो हम धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। पहला लाइब्रेरी कैटलॉग का फंक्शन है कि वो प्रोवाइड करे इंफॉर्मेशन कंसर्निंग ऑल वर्क्स बाय अ गिवन ऑथर, एक गिवन ऑथर से रिलेटेड जितना भी वर्क अवेलेबल है लाइब्रेरी में, यानी जितना भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है लाइब्रेरी में, वो सारा एक ही ऑथर एंट्री के नीचे रखा जाए और उसे हम जितनी जल्दी हो सके ढूंढ पाए, जितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है ढूंढना, उसे एक अंडर द सेम नेम रखा जाएगा उन सारे कैटलॉग्स को। इससे हमें एक ऑथर से रिलेटेड कितना वर्क है वो सब मिल जाएगा। सेकंड होता है, सेकंड फंक्शन लाइब्रेरी कैटलॉग का ये है कि उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन, कि वो रिकॉर्ड करें इन सब चीज़ों को। क्या क्या रिकॉर्ड होना चाहिए एक लाइब्रेरी कैटलॉग में, मतलब एक बुक की एंट्रीज में ऑथर, ट्रांसलेटर, एडिटर, कंपाइलर, सीरीज, इन सब का क्या होना चाहिए, उसमें एंट्री बनी होनी चाहिए बाय एवरी नेम पॉसिबल। किसी पर्सन के पेन नेम होते हैं, 2-3 पेन नेम होते हैं, तो आप
उन सारे पेन नेम्स की एंट्री बनाएंगे जिससे एक रीडर आके ढूंढ सकता है एक बुक को। एक बहुत ही फेमस पेन नेम होता है, एक फेमस नहीं होता, और बल्कि ओरिजिनल नेम ऑथर का वो ज़्यादा फेमस होता है। तो आप हो सकता है पेन नेम की एंट्री ना बनाए, ऑथर की ही बनाए, ठीक है। पर आपको सारे बनानी पड़ेंगी, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी उस लाइब्रेरी कैटलॉग की एडिट एंट्री बनाने के लिए, जिससे एक यूज़र आके बुक को ढूंढ सकता है। ओके, नाउ थर्ड है टू शो द सब्जेक्ट कवरेज ऑफ अ लाइब्रेरी, कि एक बुक जो है, मतलब जितनी भी बुक्स है लाइब्रेरी में, उन सब में कितने सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, कितने तरीके के सब्जेक्ट्स हैं, कितने तरीके के सब्जेक्ट कवरेज है, यानी एक सब्जेक्ट पे कितनी बुक्स अवेलेबल हैं एक लाइब्रेरी में, उसे शो करना। A catalog should record each work and even parts of a work or components of a composite work under the subject. एक कैटलॉग को पहले तो कितने वर्क्स हैं, सारे ईच वर्क, उन सब के पार्ट ऑफ द वर्क जो हों, या फिर एक एक कॉम्पोनेंट हो वो वर्क का, या फिर सारे वर्क का एक कॉम्पोजिट वर्क हो, एक सब्जेक्ट के अंदर जितना भी एक लाइब्रेरी में अवेलेबल है उसको शो करे कि इस सब्जेक्ट की इतनी कवरेज है, ये कंपोनेंट्स है, ये पार्ट्स हैं, ये एक इंडिविजुअल वर्क है और ये एक कॉम्पोजिट वर्क है, ऐसे उसे शो करे। फिर जो फोर्थ फंक्शन है लाइब्रेरी कैटलॉग का, वो है कि कैटलॉग जो है इस तरीके से अरेंज होना चाहिए, मतलब कैटलॉग की सब्जेक्ट एंट्रीज ऐसे अरेंज होनी चाहिए कि सिमिलर टॉपिक्स या रिलेटेड टॉपिक्स जो है आपके साथ में आए और उनको कोरिलेट किया जा सके। फिफ्थ फंक्शन है टू इन ऑर्डर टू हेल्प रीडर्स, मतलब रीडर्स की मदद करने के लिए कि एग्जैक्ट टाइटल्स जिससे पता है बुक का, तो उनको पर्टिकुलर टाइटल्स के अकॉर्डिंग भी क्या करना चाहिए, आपको एंट्री, एडिट एंट्री बनानी होगी एग्जैक्ट टाइटल के नाम से। दैट इज़ वेरी अंडरस्टूड, हम बनाते हैं हमेशा। और टाइटल अगर डिस्टिंक्टिव है, मतलब अलग है, तो फिर वो पर्टिकुलर टाइटल का भी बनाएं कि मतलब लेट्स से डिफरेंट लैंग्वेज में है तो कॉमन लैंग्वेज जो होगी उसमें भी बनानी ही होगी, मतलब जो आसपास जहाँ पे आपकी लाइब्रेरी है उधर की जो कॉमन लैंग्वेज होगी, लेट्स से इंग्लिश हिंदी में लोग समझ जाते हैं, पर टाइटल रशिया में लिखा हुआ है, रशियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो आप इंग्लिश हिंदी में भी उसका बनाएंगे। जब आप पर्टिकुलर एक लाइब्रेरी में वर्क करते हैं ना, तब आप बनाते हैं ये सब। जब आप एज अ स्टूडेंट है तो आप नहीं बनेंगे इतने सारे लाइब्रेरी कैटलॉग, एग्ज़ाम्स में नहीं बनाने, एग्ज़ाम्स में जो स्पेसिफिक होते हैं सिर्फ वो बनाने होते हैं। ओके, नाउ सिक्स्थ है a catalog should utilize cross reference so that readers may be led to one entry in the catalog to another. This is done to aid readers whose approach is to author, name, title, specific themes, etc. may differ from those who in catalog. तो कैटलॉग को क्या करना चाहिए, क्रॉस रेफरेंस यूज़ करना चाहिए। कि क्रॉस रेफरेंस का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक टाइटल है, कैटलॉग क्या यूज़ करता है, क्रॉस रेफरेंस यूज़ करता है। मान लीजिए आपके पास एक कंटेंट है, तो उसमें हमने कहा कि लेट्स सपोज ये बुक है मेरी बायोलॉजी से रिलेटेड है, तो बायोलॉजी बहुत एक जनरल टर्म हो गया, मगर अब मेरे पास एक स्पेसिफिक है बायोलॉजी ऑन मरीन ऑर्गेनिज्म, तो हम इसमें क्या करेंगे, मरीन ऑर्गेनिज्म का तो हमने टाइटल बनाया ही बनाया, पर हम क्या करेंगे बायोलॉजी का भी उसमें क्रॉस रेफरेंस दे देंगे टू लुक फॉर द डॉक्यूमेंट्स एंड इट्स सब डिविजन, ऐसे करके एक लाइन होती है लाइब्रेरी कैटलॉग में, उसको हम लिख के फिर बायोलॉजी का एक यहाँ पे क्लास नंबर लिख देंगे और उससे हम क्रॉस रेफरेंस बनाएंगे। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स अभी लग रहा है, पॉइंट बाद में से प्रैक्टिकल करेंगे तो एक्सप्लेन करूँगी मैं। पॉइंट 7 इंक्लूड करता है कि हर एक बुक का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कैटलॉग में, जैसे ऑथर का कंप्लीट नेम, टाइटल, एडिशन, इम्प्रिंट यानी पब्लिकेशन डिटेल्स एंड कोलेशन एज वेल एज वेयर नोट्स। जहाँ पे भी बुक में हमें नोट्स गिवन होते हैं वहाँ पर हम कैटलॉग में भी नोट्स की एंट्री करते हैं कैटलॉग कार्ड में। इससे क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द आइटम, स्पेसिफिक आइटम लाइब्रेरी में ढूंढने में आसानी होती है और हेल्प मिलती है।
.8 जो होता है कैटलॉग का, उसका मेन फोकस रहता है कि आप कैटलॉग में कॉल नंबर मस्ट बी इंक्लूडेड। इसे हमेशा ही रखना है कॉल नंबर को कैटलॉग में, क्योंकि एक प्लस पॉइंट होता है जिससे हमें स्पेसिफिक बुक पता चलती है। एज वेल एज कॉल नंबर के साथ साथ हमें बुक नंबर भी इंक्लूड करना चाहिए, और ऑथर का मार्क भी, जैसे जो हम 3 लेटर्स लिखते हैं ना ऑथर के लास्ट में, वो वाले। देन जब भी हमें बुक रिक्वेस्ट करी जाएगी या फिर मांगी जाएगी तो हम उसे इजीली लोकेट कर पाएंगे, और बस क्विक लोकेशन में ही किसी भी वर्क को ढूंढने के लिए इन कैटलॉग में कॉल नंबर और बुक नंबर को विद ऑथर मार्क इंक्लूड किया जाता है फॉर क्विक असिस्टेंस। डू यू हैव एनी सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द वीडियो, जिससे आपको लगता है कि हम इसमें कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं, द वे ऑफ टीचिंग, द वे ऑफ एक्सप्लेनेशन? इफ़ यू हैव एनी सजेशन प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, जिससे मेरे को पता चले कि आपको किस तरीके से आपको समझना बेटर लग रहा है। अगर ये मेथड अप्रोप्रिएट है, इफ़ यू नीड एनीथिंग एल्स प्लीज़ लेट मी नो। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।